2025 की बात करूं तो फरवरी के बाद मार्केट ने अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। पिछले 6 महीने का आंकड़ा देखूं तो रिटर्न काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला है। 2025 में कैसे म्यूचुअल फंड में रिटर्न काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और कैसे म्यूचुअल फंड यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न सबसे ज़्यादा दिए। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड का भी आंकड़ा रखूँगा जिसमें 10% से कम रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है 2025 में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले जब हम शुरुआत करेंगे तो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड से जहां पे 10% से कम रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। अगर मैं सिर्फ 2025 का आंकड़ा देखूं, ठीक आपके सामने आंकड़ा है। अगर देखा जाए तो SBI जो ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड है, यहाँ पे 9.4% का रिटर्न देखने को मिला है। SBI बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विस में ये 8.96% का रिटर्न है। HDFC डिफेंस में करीबन 8 से 9% का रिटर्न। ICICI प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड की बात करूं तो यहाँ 8% से ऊपर का रिटर्न है। ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप 8% के ऊपर। HDFC फ्लेक्सी कैप में 6% के ऊपर का रिटर्न है। ICICI प्रू वैल्यू फंड 6 से 7%। कोटक कंजम्पशन फंड में 6% के आसपास। मिराय एसेट लार्ज कैप फंड में करीबन 4 से 5%। कैनरा आपको मिड कैप में 4 से 5%। मिराय एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड, HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड, SBI लार्ज एंड मिड कैप, SBI लार्ज कैप और महिंद्रा मैनू लाइफ लार्ज कैप फंड में 4 से 5% के बीच में रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। पराग परिक फ्लेक्सी कैप में करीबन 4% के आसपास। HDFC स्मॉल कैप करीबन 2 से 3। SBI PSU फंड में 1 से 2। HDFC मिड कैप में 1% के ऊपर। SBI कॉन्ट्रा क्वांट लार्ज कैप और टाटा मिड कैप में 1% से कम रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्टर फंड हैं। कुछ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको लार्ज कैप फंड का आंकड़ा देखने को मिलेगा। कई ऐसे जो कि फ्लेक्सी कैप हैं, जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप है, पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। स्मॉल कैप में देखा जाए तो HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 2025 का ये आंकड़ा है। टोटल 2025 में कुछ ऐसे फंड्स हैं जहां पे सिंगल डिजिट का रिटर्न, इट मीन्स कि 10% से कम रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। चलिए अब मैं जो आपके सामने आंकड़े रखूंगा, कुछ वैसे म्यूचुअल फंड जिसमें नुकसान सबसे ज़्यादा देखने को मिला है 2025 के आंकड़ों में। ठीक आपके सामने आंकड़े हैं। अगर आप देखोगे तो ये 15 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें 2025 में सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। एक सबसे फर्स्ट मीन्स कि सबसे ज़्यादा नुकसान श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड में करीबन 25% का नुकसान देखने को मिला है। सैमको फ्लेक्सी कैप में 17 से 18% है। यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड में करीबन 15 से 16% है। क्वांट टेक फंड की बात करूं तो यहाँ पे 13 से 14% का नुकसान है। टाटा डिजिटल जो इंडिया फंड है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ भी 13 से 14% का नुकसान है। LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल के फंड में करीबन 11 से 12% का। सैमको एक्टिव जो मोमेंटम फंड है वहाँ भी 11 से 12% का नुकसान है। श्रीराम फ्लेक्सी कैप में करीबन 10 से 11% का नुकसान। LIC म्यूचुअल फंड वैल्यू फंड की बात करूँ तो यहाँ भी करीबन 10 से 11। श्रीराम ELSS टैक्स सेवर फंड में 10% के आसपास का नुकसान है। सैमको ELSS टैक्स सेवर, HSBC स्मॉल कैप और यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड और कोटक टेक्नोलॉजी और इन्वेस्को इंडिया टेक्नोलॉजी फंड में यहाँ पे 9 से 10% के बीच में नुकसान देखने को मिल रहा है। तो ये टोटल 15 ऐसे फंड हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान 2025 में हमें देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा जो फंड हाउस का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो श्रीराम म्यूचुअल फंड हाउस का यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप सैमको जो फंड हाउस है वैसे म्यूचुअल फंड का आंकड़ा सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये सारे फंड्स हैं जिसमें नुकसान 2025 में ज़्यादा देखने को मिला है। चलिए अब मैं जो आपके सामने आंकड़े रखूँगा, कुछ ऐसे फंड जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा 2025 में बनता हुआ देखने को मिला है। इट मीन्स कि डबल डिजिट का रिटर्न ऐसे म्यूचुअल फंड में देखने को मिला है। आपके सामने आंकड़े हैं। अगर आप देखोगे तो ये टॉप परफॉर्मर हैं 2025 के। निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड में करीबन 25 से 26% का रिटर्न बना है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंटरनेशनल इक्विटी फंड में 25 से 26% का रिटर्न है।
HDFC ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड में 18 से 19% का रिटर्न है। निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी फंड में 14 से 15% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। UTI ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड में 14% के आसपास का रिटर्न है। बंधन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड में यहाँ पे 13 से 14% का रिटर्न। ICICI प्रू NASDAQ 100 इंडेक्स फंड में 13 से 14% के बीच में। कोटक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड में 13% का रिटर्न है। मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड में 12% के ऊपर का रिटर्न है। ICICI प्रू ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड में 11 से 12। क्वांट BFSI फंड में करीबन 11% के ऊपर का रिटर्न। फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी फंड में 10 से 11। ICICI प्रू कमोडिटी फंड में 10 से 11। बैंक ऑफ इंडिया कंजम्पशन फंड में करीबन 10 से 11 के बीच में और DSP बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विस में 10% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो पैसा बना हुआ है, जी हाँ, 2025 में वो सेक्टर फंड्स हैं या फिर इंटरनेशनल इक्विटीज़ फंड्स है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड ये इंटरनेशनल फंड है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंटरनेशनल इक्विटी फंड ये भी इंटरनेशनल फंड के अंदर आता है। ठीक वैसे ही अगर निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी फंड की बात करोगे तो ये भी एक इंटरनेशनल फंड है। NASDAQ 100 जो हो गया, S&P 500 हो गया, फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी फंड हो गए, ये सारे जो हैं एक कुछ इंटरनेशनल फंड है। तो अगर देखोगे तो अधिकतर जो फंड है 2025 में सबसे ज़्यादा जो पैसा बना है वो या तो सेक्टर फंड्स हैं या थीमेटिक्स फंड्स हैं या फिर इंटरनेशनल फंड्स हैं। तो इन्वेस्टर को मैं बता दूं कि नुकसान भी अगर आप देखोगे तो कुछ अगर सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स में ज़्यादा देखने को मिल रहा है 2025 में। मोमेंटम जो फंड्स हैं उसमें आपको ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। कुछ वैसे फंड्स जिसमें अगर आप देखोगे तो काफ़ी हाई रिस्क है, उसमें नुकसान आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर को मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा सेक्टर फंड्स है, बहुत ज़्यादा थीमेटिक्स फंड्स है, तो हो सकता है आपको नुकसान ज़्यादा देखने को मिले। हाँ, लेकिन जैसे कि कुछ वैसे सेक्टर थीमेटिक्स फंड जो 2025 में पैसा ज़्यादा बना के दिए हैं, तो नुकसान ना के बराबर होगा या फिर नुकसान भी नहीं होगा, पॉजिटिव आंकड़े होंगे। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स का एलोकेशन 20% से ऊपर का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आपको वहाँ पे कम करना चाहिए एलोकेशन। 15 से 20% से ऊपर का एलोकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में गिरावट होता है, जब मार्केट में पैसा नहीं बनता है, 2025 का सिर्फ आंकड़ा देखोगे तो मार्केट में बहुत बड़ा रिस्पॉन्स तो नहीं देखने को मिला, लेकिन पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिले। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए हैं। मोमेंटम फंड का भी आंकड़ा नुकसान में देखने को मिला। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में मोमेंटम फंड भी हैं जिसमें अगर आप देखो कि एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है, 15 से 20% के ऊपर का एलोकेशन है, तो वहाँ आपको ऐसे फंड्स में एलोकेशन कम करना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।